एक छोटी सी कॉलोनी थी। वैसे तो वहाँ बहुत घर थे। उन तमाम घर में से उस एक का घर अस्तित्व से सबसे अलग था। उस घर में रहती थी किरण। जिसमें वह रहती थी, किरण के छोटे से घर का अपना इतिहास था। अपने जीवन के कितने उतार चढ़ाव उसी घर में किरण ने देखे थे। सुख की तरह दुख की घड़ियों को भी हंसकर गले लगाने की प्रेरणा भी उसे उसी घर ने दी थी। कम बोलना और तटस्थ रहते हुए जीवन जीना उसका स्वभाव था। फिर भी दिन हो या रात, दूसरों की मुसीबत में काम आने के लिए वह अवश्य पहुंच जाती थी। लोगों को आश्चर्य था कि अपने को विधवा बताने वाली उस शांति मूर्ति किरण ने स्वयं के लिए कभी किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए थी। अपने इकलौते बेटे के साथ उस घर की छोटी सी दुनिया में खोए रहकर किरण अपने संबंधों द्वारा अपने नाम को भी सार्थक करती रहती थी। किरण के बेटे का नाम था आलोक। किरण जो बूझने वाली ही थी कि उसके जन्मजात आलोक ने उसे नई जगमगाहट के साथ जलते रहने की प्रेरणा देकर बुझने से बचा लिया था। तब से वह किरण अपने आलोक के साथ आलोकित थी। जीवन के एकाकीपन की भयावहता को वह अपने साहस और अपनी व्यस्तता के क्षणों में डूब चुकी थी। प्यार, कर्तव्य और ममता के आंचल तले अपने बेटे के जीवन की रिक्तताओं को पूर्णता में बदलते रहना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। उस दिन किरण के बेटे आलोक की 11वीं वर्षगांठ थी। पिछली सारी रात उसकी बंद आंखों में गुजरे 11 वर्षों का पूरा जीवन चित्रपट की तरह आता जाता रहा था। उन आवाज़ों, तानों, व्यंगों और विषम झंझावतों के क्षण मन में कोलाहल भरते रहे थे, जिनके पुल वह पार कर चुकी थी। उस जैसी युवतियों को समाज जो कुछ युगों से देता आया था, वह उसने भी पाया था। अंतर केवल इतना था कि उसने समाज से पाया हुआ कोई उपहार स्वीकार नहीं किया था। वह चलती रही थी अपने ही बनाए हुए रास्ते पर। उसके मन में समाज की परंपरागत घिनौनी तस्वीर न थी। उसे तलाश थी उस साफ सुथरे समाज की, जिसका आधार प्रतिशोध नहीं, मानवीय हो, उदार हो, न्यायप्रिय और स्वार्थ रहित हो। अपनी जिंदगी याद करते करते अनायास किरण का मन कहीं पीछे क्यों लौट चला था, वह स्वयं नहीं जान पाई थी। मन जहाँ जाकर ठहरा, वहाँ सबसे पहला चित्र उसकी अपनी माँ का उभरा था। उस बच्चे की वर्षगांठ मनाने की परंपरा और संस्कार उसी माँ ने दिए थे। वह स्वयं उसका और उसके भाई का जन्मदिन एक त्यौहार की तरह मनाती थी। याद करते करते मन में कुछ ऐसी भी कसक उठी जो आंखों के द्वारा से आंसू बनकर बहने के लिए आतुर हो उठी। किरण ने आंखें पूंछ डाली, लेकिन यादों का सिलसिला चलता रहा। काश कहीं माँ मिल जाती, केवल उस दिन के लिए ही मिल जाती। माँ आलोक को भी उसी तरह आशीष देती जिसे उसे दिया करती थी। उसे विश्वास था कि बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद में कोई अदृश्य शक्ति होती है। भले ही उसकी माँ के आशीर्वाद उसके अपने जीवन में फलदायक ना हो सके हो, परंतु वह जो कुछ भी थी, उसमें माँ के आशीर्वाद के प्रभाव का अंश, बचपन से माँ से मिले संस्कारों का असर अवश्य रहा होगा। मन रुक ना सका। सुबह होते होते किरण कागज कलम लेकर बैठ गई। भावनाओं के मोती शब्दों के रूप में कागज पर बिखरने लगे थे। 11 वर्ष की लंबी अवधि में माँ के नाम किरण का यह पहला पत्र था। उसे भरोसा था कि वह उस पत्र को लिखने के बाद पोस्ट अवश्य करेगी। हमेशा की तरह वह पत्र टुकड़ों में बदल जाए, अब वह ऐसा नहीं होने देगी। किरण लिखे जा रही थी और आंखें पोंछती जा रही थी। कैसी विडंबना थी कि आज उसे उस घर की धुंधली पड़ गई छवि को नए रूप में याद करना पड़ रहा था, जो कभी उसका अपना घर भी था। उसमें वह 23 वर्ष की आयु तक पली बड़ी और पढ़ी लिखी थी। उसकी बनाई हुई पेंटिंग से उस घर की बैठक की दीवारों की शोभा बढ़ी थी। उस घर के आंगन में उसके नन्हे नन्हे हाथों ने एक नन्हा सा आम का पौधा लगाया था। किरण कल्पना में अपना अतीत स्पष्ट देख रही थी। पत्र को अधूरा छोड़कर होठों के बीच कलम दबाए हुए आंसू भरी आंखों से सोच रही थी। माँ बहुत बूढ़ी हो चली होगी, शायद अपनी उम्र से अधिक। पिता के चेहरे पर कुछ रेखाएं बढ़ जाने के बावजूद उनकी आवाज़ में अब भी वही रौब होगा, शान होगा और अपने ऊंचे खानदान में होने का अहंकार होगा। वह अपने समाज और खानदान की में
वयोवृद्ध सदस्य की तरह आदर पा रहे होंगे। भाई के सिर के बाल सफ़ेद हो गए होंगे। भाभी भी आ गई होंगी। घर के आंगन में नन्हे मुन्ने भतीजे भतीजी खेल रहे होंगे, सोच रही थी किरण। बैठक की दीवार पर लगी पेंटिंग हटाई नहीं गई होगी, शायद इसलिए कि घर वालों की दृष्टि में वह भले ही मर चुकी हो, लेकिन उन पेंटिंगों के बहाने उसकी यादें जिंदा रहेंगी। नित्य उनकी धूल गर्द झाड़ते पोंछते समय उसे जरूर याद किया जाता होगा। कभी आंगन में लगाया गया आम का पौधा बढ़ते बढ़ते आज वृक्ष का रूप ले चुका होगा। उसके फल आने लगे होंगे और प्रत्येक फल की मिठास में एक विशेष मिठास होगी, उसकी याद की, उस घर की बेटी की यादों की। इस तरह वह पत्र पूरा हो चला था, जगह जगह आंखों से टपके आंसू की मुहरों के साथ। उस पत्र में किरण ने अपने अब तक के जीवन की पुस्तक का एक एक पृष्ठ खोलकर रख दिया था। कहीं कोई दाग न था। वह पत्र मात्र पत्र न था, कुछ सिद्धांतों का दस्तावेज था। उसके अपने आत्मविश्वास की प्रतिछवि था वह। उसमें मांग था एक नए आकार का, जिसके तले नई सुबहें होती हो, नई रातें आती हों। उसके तले जीने वाला जीवन, जीवन कहे जाने योग्य हो, ऐसा जीवन जो केवल अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए भी हो। किरण ने उस पत्र की लिफाफे को अपने पास सहेज कर एक हितैषी द्वारा दूसरे शहर के डाकघर से भिजवा दिया था। 7 दिन बीत चुके थे। इस बीच किरण के मन में भीतर विचित्र मानसिक संघर्ष चलता रहा था। कौन जाने उसके पत्र की प्रतिक्रिया घर वालों पर क्या हुई होगी। पत्र अब तक तो पहुंच जा चुका होगा। 40 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे शहर के डाकघर से पत्र भेजने का अभिप्राय केवल इतना ही था कि वह पत्र का उत्तर आए बिना अपनी असली पता नहीं देना चाहती थी। जवाब के लिए भी उसने दूसरे शहर के रहने वाले एक ऐसे सज्जन अमरनाथ का पता दिया था जो उसे असली पते पर पत्र भेज देते। किरण एक एक दिन उंगलियों पर गिनती रही थी। अब तक तो उत्तर आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आया था? उसके पत्र ने घर की शांति तो नहीं भंग कर दी थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निश्चय ही उसके हाथ की लिखावट देखते ही उसकी माँ ने पत्र को चूम लिया होगा। फिर खूब रोई होंगी, पिता को भला बुरा सुनाया होगा, खुशामद की होगी कि जाकर बेटी को लिवा लाए। पिता ने कहा होगा कि बेटी ने सौगंध दी है कि उसे केवल पत्रों उत्तर चाहिए, उत्तर के स्थान पर कोई उसे लिवाने ना आए। यह आना या ना आना उसका अपना निर्णय होगा। फिर भी पिता के मन में छटपटाहट जागी होगी कि चलकर देखे अपनी बेटी को। अनायास पिता का भूला बिसरा वास्तविक रूप उसे याद आ गया था। नहीं नहीं, पिता मुझ तक आए यह उनकी शान के विरुद्ध होगा। पत्र पढ़कर जब माँ रोई होंगी तब पिता की दबंग आवाज़ ने माँ को डांट दिया होगा, परंतु वह खुद भी भावुक होने से न बच पाए होंगे। माँ के सो जाने के बाद उन्होंने भी लुक छिप कर एक बार फिर उसके पत्र को ढूंढकर पढ़ने की कोशिश की होगी। आंखें भर आई होंगी तो इधर उधर ताका होगा, कहीं कोई उन्हें रोते हुए देख तो नहीं रहा। माँ ने पिता की इस कमजोरी को पहचान कर पहले ही वह पत्र ऐसी जगह रखा होगा जहाँ वह चोरी छिपे ढूंढकर पढ़ सके, क्योंकि सबके सामने उस पत्र को बार बार पढ़ना उनकी मान प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा और इस बात का प्रमाण होता है कि वह हार रहे हैं। किरण अनमनी सी नित्य बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाती थी। घर लौटकर देखती थी कि कहीं पत्र तो नहीं आया। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए थे और आशा पर निराशा की छाया छाने लगी थी। एक दिन रास्ते में वह हितैषी अमरनाथ अचानक मिल गए थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उस पर लिखी अपने पिता की लिखावट पहचानने में उसे एक पल भी न लगा था। बेटी, डाक से यहाँ तक पहुँचने में देर लगती, इसलिए मैं खुद ही पत्र लेकर चला आया। खुश है ना? अमरनाथ ने पत्र उसे थमाते हुए कहा। स्वीकृति में सिर झुका दिया था किरण ने। होठों से निकल गया था, कोई मेरे बारे में पूछने घर से आया तो नहीं था? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया और आएगा भी तो। तेरी बात मुझे याद है, घर के सब लोगों को भी बता दिया है। विश्वास रखना मुझ पर। धन्यवाद दादा। अमरनाथ ने किरण के सिर पर हाथ फेरा। बहुत सालों बाद
उस स्पर्श में उसने अपने माता पिता के हाथों के स्पर्श जैसी आत्मीयता मिली। पत्र पाने की खुशी में यह भी भूल गई कि वह स्कूल की ओर जा रही थी। तुरंत घर की ओर लौट पड़ी। लिफाफा जो का तो बंद था। माँ के हाथों की लिखावट होती तो अब तक पत्र खुल चुका होता, परंतु पिता के हाथ की लिखावट ने किरण के मन में कुछ और प्रश्न उठा दिए थे, क्योंकि अब तक वह पिता के प्रति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं ला सकी थी। उसकी दृष्टि में उसके दुखों के लिए वह खुद तो जिम्मेदार तो थी ही, परंतु उसके पिता भी कम जिम्मेदार ना थे। तो क्या उन्हीं कठोर पिता का हृदय पिघल गया होगा? मन थरथरा उठा। कहीं पिता ने अपने कटु शब्दों को तो फिर से नहीं दोहरा दिया था? कांपते हाथों से किरण ने लिफाफा फाड़ा, पत्र निकाला और पढ़ने लगी। एक एक शब्द के साथ मन की पीड़ा पिघल कर आंखों के रास्ते बहने लगी। वह भीगती रही उस ममता और प्यार की बरसात में जिसे वह कभी का खो चुकी थी। किरण अगले दिन की प्रतीक्षा नहीं कर सकी थी और उसी समय उठकर स्कूल के लिए चल दी थी। छुट्टी का आवेदन देने के साथ साथ डाकघर में जाकर तार भी दे आई थी। वह रात भी वैसी ही अंधियारी रात थी जैसी रात में किरण ने 11 वर्ष पूर्व पहले की यात्रा की थी। माँ बाप और समाज के शब्दों में अपने गर्भ में वह किसी का पाप लिए हुई थी और अनजानी मंजिल की ओर चली जा रही थी, एक तिरस्कृता के रूप में, और उसी पाप के प्रतिफल के रूप में जन्मे पुत्र के साथ वह वापस जा रही थी। उस रात जीवन एक अंधेरा बनकर उसे डस रहा था। इस रात वही जीवन सूरज बनकर उसके लिए नई सुबह लाने वाला था। उस रात किरण अपने घर से ठुकरा दी गई थी। इस रात उसका अपने उसी घर में स्वागत होने वाला था। यह बात और थी कि उसका स्वागत के लिए पहल स्वयं उसी ने ही की थी, क्योंकि उसने अपना अता पता किसी को नहीं दिया था। अपने साहसी व्यक्तित्व के इस पहलू को वह केवल परिवारजनों के ही नहीं, पूरे समाज के सामने लाना चाहती थी। यानी इस तरह घर से ठुकराई गई बेटियां मरती नहीं, बल्कि जिंदा रहती हैं पूरे आत्मसम्मान और उज्जवल चरित्र के साथ। ठुकराए जाने के बाद अपने पिता का घर छोड़ते समय के क्षण किरण को याद आ गए। मन में गहन पीड़ा और भय का समुद्र उफन रहा था। फिर भी उसने निश्चय किया था कि वह मरेगी नहीं, वह जिएगी। वह अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी नष्ट नहीं करेगी, उसे जन्म देगी और पाल पोस कर बड़ा करेगी। वह समाज के सामने खुद को लज्जित अनुभव करके अपने बच्चे को हीन भावना का शिकार नहीं होने देगी। वह समाज के तुच्छ पुरुष के चरित्रों के सामने इस बात का प्रमाण उपस्थित करेगी कि पुरुषों द्वारा छली गई युवतियों को भी उसी तरह का अधिकार है जिस तरह कुंवारियों या विवाहिताओं को। वह यह भी नहीं जानना चाहेगी कि उसका प्रेमी जीवित है या मर गया। वह स्वयं को विधवा मान चुकी थी, केवल विधवा, किसी की विधवा, इसे उसे कोई मतलब नहीं था। इस मानसिकता ने उसे नींव का काम किया था जिस पर उसके दृढ़ चरित्र का भवन और अपने बच्चे का भविष्य खड़ा था। उसने घर घर नौकरी की, पढ़ाई आगे बढ़ाई, बच्चे को पालती पोसती रही। जिसने उसके शरीर को छूने की कोशिश की उस पर उसने अपने शब्दों के ही ऐसे प्रहार किए कि वह भाग निकला। आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने कुछ भले बुजुर्ग लोगों को अपनी आप बीती सुनाकर स्कूल में नौकरी पा ली, एक घर ढूंढ लिया और अब अपने मोहल्ले की इज्जतदार महिलाओं में वह जानी जाती थी। किरण का अब तक का एकाकी जीवन उसके भविष्य की तैयारी थी, उस भविष्य की जिसके सहारे वह समाज के बीच रह सके और यह जता सके कि जिस समाज में उसे छलने वाले जैसे प्रेमी अपना मुंह छुपा कर रह सकते हैं, गलानी का बोझ सहने के बाद भी दुनिया के सामने हंसते हुए देखे जाते हैं, वहाँ उनके द्वारा ठुकराई हुई असफल प्रेमिकाएं भी अपने प्रेम के अनपेक्षित परिणाम पर आंसू न बहाकर उसे ऐसे वरदान का रूप दे सकती हैं जो उन्हें तो स्वावलंबी बना ही देता है, साथ ही पुरुष को भी अपने चरित्र के उस घिनौने पक्ष के प्रति सोचने का मौका देता है। उस एकाकीपन में ऐसे क्षण भी कम नहीं आए थे जब किरण ने किसी पुरुष का साथ अपरिहार्य महसूस होने लगा था। कई बार उसने सोचा भी था कि इस समाज के कीचड़ में कुछ ऐसे कमल भी होंगे जो उसे अपना लेंगे, कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी उसे मिलेंगे जिनमें उस जैसी ठुकराई हुई लड़कियों के लिए चाहत होगी। परंतु उसी क्षण
हृदय के किसी कोने में पुरुष के प्रति घृणा का अंकुर उसे फिर किसी पुरुष की ओर आकृष्ट होने से रोक देता, तब सचमुच उसे प्रत्येक युवक की सूरत में बस वही सूरत नजर आती जिससे उसे घृणा थी, जिसे वह भूल जाना चाहती थी। उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं कामनाओं को केवल उसी सीमा तक बांधे रखा था जहाँ तक उसकी अपनी धरती थी, जहाँ तक उसका अपना आकाश था। शारीरिक भूख से अधिक महत्वपूर्ण उसके अपने बच्चे आलोक का भविष्य था, जिसे संवारने के लिए वह अभी तक कई बार मर मर कर जी थी। अपने को उस सीमा तक व्यस्त कर चुकी थी जहाँ उसको कुछ सोचने का अवकाश ही नहीं मिलता था। किरण की कल्पना में अभी तक स्मृतियों का क्रम टूट नहीं पाया था। वह शाम आँखों में तिर गई थी जब उसने माँ को सब कुछ साफ साफ कह दिया था। अपने प्रेम को भूल का नाम देकर रोई थी। क्षमा की भीख मांगकर माँ से याचना की थी कि वह गर्भ नष्ट करने के लिए उसे जाने दे। माँ ने उसे गर्भ नष्ट कराने का मौका न देकर सब कुछ पिता को बता दिया था। फिर पहली बार पिता का वास्तविक रूप उसके सामने आया था। उन्होंने किरण को नफरत से देखते हुए दहाड़ कर कहा था, खबरदार, जो तूने मुझे आज के बाद पिता कहा, निकल जा अभी इसी वक्त इस घर से। तेरा काला मुंह मैं नहीं देखना चाहता। जाती है या नहीं? अब उन्हीं पिता का पत्र उसे मिला था। क्षण भर के लिए मन तमाम कड़वाहटों से भर आया था, परंतु धीरे धीरे पिता के प्रति उदासीनता का भाव घटने लगा था। वह निर्णय ले चुकी थी कि अगर पिता ने उसे क्षमा नहीं किया तो कोई बात नहीं, वह अपने पिता को अवश्य क्षमा कर देगी। उस दिन तो पिता की दहाड़ सुनकर कुछ क्षण किरण जड़वत खड़ी रही थी, फिर चल पड़ी थी बाहर की ओर। उसे विश्वास हो गया था कि उसका प्रेमी हो या पिता, पुरुष दोनों ही हैं और अपने अपने स्तर पर दोनों ही समाज के उत्थान में बांधक हैं। उस दिन किरण घर छोड़कर चल पड़ी थी। किसी ने उसकी राह नहीं रोकी थी, किसी की बाहें उसकी ओर नहीं बढ़ी थी, किसी आंचल ने उसके आंसू नहीं पूछे थे। आंसू पूछने वाला आंचल तो केवल माँ का ही होता है, परंतु साथ ही उसे इस बात का पूरा एहसास था कि पिता के अंकुश तले दबी होठों के भीतर अपनी सिसकियों को दबाए हुए उसकी माँ दरवाजे पर जरूर खड़ी थी, पर उसे पाँव आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं थी। वह चली जा रही थी और समझ रही थी माँ की विवशता को। आखिर वह भी तो नारी थी उस समाज की। बच्चे को जन्म देने के बाद किरण ने उसे आलोक नाम देकर अपने भीतर अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव किया था। उसे वह गुलाब के फूल की तरह अनेक कांटों के बीच पालती रही थी। अब किरण की आंखों में केवल एक ही स्वप्न शेष था, किस प्रकार वह समाज में अपना वही स्थान प्राप्त कर ले जिस पर वह घर से निकाले जाने से पहले प्रतिष्ठित थी। शायद इन्हीं भावनाओं ने किरण को प्रेरित किया था माँ के नाम पत्र लिखने के लिए। डब्बे में रोशनी कम थी, फिर भी उसने अपने पर्स को टटोल कर उसमें से कुछ निकाला। आसपास के सारी यात्री सो रहे थे, उग रहे थे। किरण एक बार फिर उस पत्र को पढ़ रही थी जिसे उसने माँ को केवल भेजा था, केवल यह जानने के लिए कि कहीं भावावेश में किसी शब्द के माध्यम से उसका आत्मविश्वास तो डिग तो नहीं गया था। माँ, अपनी बेटी का प्रणाम स्वीकार करते हुए तुम्हें यह विश्वास तो हो गया है ना कि किरण जीवित है। मैं जीवन के युद्ध में एक सैनिक की भांति लड़ी हूँ और अब तक हमेशा विजयी रही हूँ प्रत्येक मोर्चे पर, परंतु मेरी विजय अधूरी रहेगी जब तक अंतिम मोर्चे को भी ना जीत लूँ। वह मोर्चा है तुम्हारे समाज के बीच आकर अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लेने का। मैंने उस घर को अपना घर कहने का अधिकार तुमसे छीन लेने के बाद भी नहीं छोड़ा। मैं उसी घर में आना चाहती हूँ, परंतु मैं तभी आऊँगी जब तुम मुझे बुलाओगी। सच सच कहना माँ, क्या तुम में इतना साहस है कि तुम और पिताजी दोनों अपने समाज के सामने यह निसंकोच स्वीकार कर सको कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और आलोक मेरा पुत्र है। मेरी परीक्षा की अवधि बीत चुकी है, अब तुम दोनों की परीक्षा का अवसर है। मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई मेरे पास ममता बसाएं। मैं चाहूँगी कि आप सभी कभी मुझे इस दया का पात्र ना बनाएं। मैं छुट्टियों के कुछ दिन आपके पास बिताकर पुनः यहाँ वापस आ जाऊँगी। मेरे पुत्र या मुझे लेकर आपकी प्रतिष्ठा पर जरा सी भी आँच आए, यह मेरी इच्छा नहीं है। मैं ऐसे में अंतिम श्वास तक आपके लिए उसी तरह मरी बनी रहने में ही अपनी खुशी समझूंगी जिस तरह अब तक थी।
यदि मैंने आप लोगों को अपनी याद दिलाकर कोई गलती की है तो मैं क्षमा चाहूँगी। शायद यही सोचकर मैंने इस पत्र में केवल अपनी याद दिलाई है, अपना पता नहीं दिया। आपकी बेटी किरण। किरण को यह सोचकर शांति मिली थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जिससे उनके मन में कोई दुर्बलता झांके। उसने पत्र को पर्स में रखने के साथ दूसरा पत्र निकाला जो उसके पिता का था। वह पत्र देखते ही उसकी आंखें डबडबा आई। उन आंसुओं में उतने बड़े कागज पर पिता के हाथ के लिखे केवल 2 वाक्य तैरते रहे। चलिए बेटी, हम सब पल के बिछाए हुए हैं तेरे लिए। सुबह का उजाला उसे आनंदित करने लगा था। अपनी जन्मभूमि का आकर्षण उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था। कल्पना की आंखों में वह सभी परिवारजनों की सूरत देखने लगी थी। गाड़ी जो जो धीमी होती गई, किरण की हृदय गति त्यों त्यों तीव्र होती गई। आलोक की उंगली थामे हुए वह डब्बे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। कल्पना साकार होने लगी। गाड़ी रुकते ही स्टेशन पर कई गिली आंखें उन दोनों पर टिक गईं। कई बाहों ने एक साथ उनका स्वागत किया। कई आंचल आंसुओं से भीगे हुए, कई होठ मुस्कुराते हुए कह उठे, कैसी हो गई है किरण, योगिनी जैसी। किरण ने डबडबाई आंखों से भाई की ओर निहारा जो एक और चुपचाप खड़ा सहज आंखों से बहन को निहार रहा था। किरण ने अपने पर्स से पिछले 11 वर्षों की राखी के धागे निकालकर उसकी कलाई पर बांधते हुए पूछा, भाभी नहीं आई भैया? नहीं बेटी, तेरे बिना तेरे भैया ने शादी नहीं की। अब तू आ गई है तो इसकी भी शादी होगी, माँ बोल उठी थी। स्टेशन से घर की ओर जाते जाते किरण के मन में अपूर्व शांति थी। अपने भाई के प्रति मन स्नेह से भर गया था। उसका संघर्ष सार्थक हुआ था। उसके वियोग का मूल्य भाई ने भी चुकाया था। उसने ऊपर की ओर ताका। मन के भीतर ही नहीं, ऊपर के आकाश को भी विस्तार मिल रहा था। दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।